हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फोर्थ। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ हम कवर कर चुके हैं उसकी लिस्ट आपके सामने ही है। तो पहले 3 पार्ट के अंदर हम लोग ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं और हम वही डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी किसी स्टेट पीसीएस के अंदर या आईएएस के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो डेट मीन जो क्वेश्चन पीसीएस और आईएएस में पूछे जाते हैं तो एसएससी या फिर जो स्टेट के क्लर्क वगैरह के एग्जाम है उनमें तो देखने को वो मिल ही जाते हैं, होते लेकिन वो वन लाइनर ही हैं। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ग्रुप सी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पूछे जाते। तो पहला क्वेश्चन आज के हमारे वीडियो का, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वॉज, यानी कि वो पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उन साइंटिस्ट का नाम है जी ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। ये एस्ट्रोनॉमर थे, साइंटिस्ट थे और पोलैंड के मैथमेटिशियन भी थे। लेकिन अगर मैं इससे एक हटके फैक्ट की बात करूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे वारमहिरा, उन्होंने ये 6th सेंचुरी के अंदर ही बता दिया था। लेकिन आपको पता ही है कि जो चीज़ पहले पेटेंट करवाओ, कॉपीराइट ले उसी का नाम पहले लिया जाता है। तो इन चीज़ों में जो थे, आपको पता ही है कि इंडियन कल्चर कितना रिच है और बहुत सारी चीज़ें जो साइंस अब बता रही है वो ऑलरेडी बता चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और उससे पहले आपको पता ही है ये चीज़ कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन, यानी कि वो चक्कर तो काट ही रही है लेकिन साथ में खुद भी रोटेट कर रही है। यानी कि एक तरह से वो यहाँ तो जा ही रही है सूर्य के पीछे लेकिन खुद भी रोटेट करती हुई जा रही है। क्योंकि जब ये एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेगी तो 1 साल पूरा कवर हो जाएगा और जैसे ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है तो दिन और रात बनते हैं। और ये हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आईएएस के अंदर पूछा गया पहले, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम, यानी कि अगर मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करूं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक रहेगा। सबसे पहले बात कर रहा है द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं और उसमें बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डेंस है वो है अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस बात का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा हम और ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी और भी नॉलेज इंक्रीज हो। सेकंड बात कह रहा है ये, द प्रोडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसकी कंपोजिशन में सबसे जो प्रचुर मात्रा में एलिमेंट है वो सिलिकॉन है। क्या ये सही है? देखिए, जो अर्थ का अगर मैं लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट बोलूँ वो ऑक्सीजन एंड आयरन है। सिलिकॉन भी है लेकिन सिलिकॉन तीसरे नंबर पे आता है। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो सिलिकॉन है। हम आयरन या ऑक्सीजन के बारे में कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑक्सीजन ही आएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में क्या है, 8 प्लैनेट है और साथ में सन भी कंसिस्ट करता है। तो कह रहे हैं 75% मास लिया हुआ है। क्या सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 75% नहीं है, 99.8 जो मास है, यानी कि सोलर सिस्टम का जो 99.8% जो मास है वो तो सन का ही है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि डायमीटर जो है सन का वो अर्थ के डायमीटर से 190 टाइम्स बड़ा है, लेकिन ये 190 टाइम नहीं है, ये 109 टाइम बड़ा है। तो हालांकि इस नंबर में कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन हमें यही चीज़ याद रखनी है। तो दिए गए तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम में लेटर नोटिफिकेशन मिलते रहें और भी जीके की वीडियोस मिलते रहें। नेक्स्ट बात कर रहा है हमारी पृथ्वी की कि ये कहाँ लोकेट करती है। अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूँ तो ये ऑप्शन में दिए गए हैं 2 प्लैनेट्स के नाम। पहले तो मैं आपको सब चीज़ दिखाई देता हूँ। हालांकि आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो पता ही होगा मैं क्या करने वाला हूँ। जिनको इस वीडियो के बारे में, इस क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज है वो इसको एज ए मॉक टेस्ट ट्रीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने आंसर भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, सूरज है हमारा। सबसे पहला प्लैनेट हो गया मरकरी, सेकंड इज़ वीनस, थर्ड वन इज़ अर्थ, तो हम ही पृथ्वी पर ही रहते हैं। फोर्थ वन इज़ मार्स और नेक्स्ट आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून एंड प्लूटो जो है अभी इसको जो 2006 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल
IAU की प्राग के अंदर 2006 में। उन्होंने प्लूटो को जो था 9 प्लैनेट के ग्रुप से हटा दिया था और उसको एक बोना ग्रह ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया था। तो करंट जो है अब 8 प्लैनेट हैं। तो हमारा अर्थ जो है किसके बीच में लोकेट करता है, वो करता है जी वीनस और मार्स के बीच में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स एंड वीनस। और इसको याद रखने की ट्रिक भी है कि कौन सा प्लैनेट पहले आता है कौन सा बाद में। तो वो है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस न्यूडल, यानी कि माई से हो जाएगा मर्करी, वेरी से वीनस, एजुकेटेड के ई से अर्थ, मदर के एम से मार्स, जस्ट के जे से जुपिटर, सर्व्ड के एस से सैटर्न, अस से यू से यूरेनस एंड न्यूडल के एन से नेपच्यून। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हमें 4 प्लैनेट दिए हुए हैं, प्लूटो, अर्थ, जुपिटर एंड यूरेनस। तो सन के साथ कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, उस वे से हमें इसको अरेंज करना है, यानी कि इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यानी कि जिसकी डिस्टेंस कम है वो पहले आएगा, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है वो ऑप्शन बाद में आएगा। और पिछली स्लाइड में मैं आपको पूरी लोकेशन बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे मेरे को। आई वॉन्ट टू सी कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ सुनने में इंटरेस्टेड हैं या कुछ करने में भी हैं। तो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर मैं देख के पता लगा लूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर एनर्जी इज़ ड्यू टू। अब हमें पता है कि सोलर के अंदर, सन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक तरह से केंद्र बिंदु है। लेकिन सोलर एनर्जी के जो सोलर है, सन है, उसके अंदर इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है? क्या वो आयनाइजेशन का प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूज़न का है, न्यूक्लियर फिजन या ऑक्सीडेशन? चलो मैं ये तो बात क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों में से एक है, और कन्फ्यूज़न भी दोनों में ही रहेगी और पूछे भी दोनों जाएंगे, यानी कि ऑप्शन में दिए भी दोनों ही जाएंगे। तो जो सन एनर्जी है उसके अंदर एनर्जी का जो कारण है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब मैं आपको फ्यूज़न और फ्यूज़न के अंदर डिफरेंस भी समझा देता हूँ। जब भी हमें पता है कि सबसे टाइनेस्ट, यानी कि सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं। जब एक पार्टिकल 2 में बंटता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई साइंस नहीं घुसा रहा है इसके अंदर। जस्ट कि 1 से 2 बना तो फ्यूज़न हो गया, दैट्स इट। एलिमेंट बोलूँगा, एटम बोलूँगा, कंबाइन, जो भी, कोई ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, सिंपल बोलूँगा कि 1 से 2 बनेंगे तो फ्यूज़न आएगा, और 2 से 1 बनेगा तो फ्यूज़न कहलाएगा, दैट्स इट। और इसमें क्या होता है, एक ग्रेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब 2 हाइड्रोजन के कंटेंट मिलकर हीलियम गैस बनाते हैं। हीलियम खुद क्या है, एक इनर्ट गैस है, यानी कि नोबल गैस है जो रिएक्ट नहीं करती। और जो सन का मैसिव पार्ट है उसके अंदर हाइड्रोजन ही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम प्रोड्यूस करते हैं और ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन इज द रीजन बिहाइंड द सोलर एनर्जी इन सन। अब एक बात और, इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है। कई बार हमें दिक्कत ही कहाँ आएगी, फ्यूज़न और फ्यूज़न में आएगी ना। तो SUN, यानी कि सन के अंदर फ्यूज़न होगा, यानी कि सेकंड वर्ड यहाँ पे भी U है, सेकंड वर्ड यहाँ पे भी U है। सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का, अगर रट्टा भी मारना है तो U करवा लो, क्योंकि इधर फ्यूज़न में तो I आएगा, तो आंसर हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ एवरेज डिस्टेंस, यानी कि जो 1 AU होता है उसके अंदर क्या एवरेज डिस्टेंस है? क्या वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, अर्थ और मून के बीच का, जुपिटर और सन के बीच का, या प्लूटो या फिर सन के बीच का? तो जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस के एवरेज डिस्टेंस है, किस किस का? अर्थ एंड सन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? 149.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ एंड सन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर बात कर रहा है अर्थ इज नियरेस्ट टू सन ऑन। अब हमें तो पता ही है कि अर्थ जो है सूरज के अराउंड घूम रही है, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये सन से जो है दूरी भी बनाएगी, किसी ना किसी पॉइंट से सन के काफ़ी नज़दीक भी आएगी, लेकिन इतना नज़दीक नहीं आएगा कि सब कुछ जल जाए, हल्का फुल्का डिफरेंस ही होता है। तो अर्थ जो है हर बार एवरी ईयर जनवरी 3 को सन के पास आती है और 4 जुलाई को सन से सबसे दूर होती है। जब पास होगी उसको हम बोलेंगे पेरिहीलियन, और जब दूर होगी उसको बोलेंगे हम एपहीलियन। चलिए एक बार देख लेते हैं डिस्टेंस। अब देखो जो पेरिहीलियन की जब पास है तो अर्थ और सन की डिस्टेंस का दूरी कितनी है? 91 मिलियन माइल्स, और जब दूर है तो 94.5,
यानी कि 4.1 माइल्स का फ़र्क है, मिलियन माइल्स का। लेकिन फ़र्क तो थोड़ा बहुत ही है, आप देख सकते हैं इसमें डिस्टेंस कितना है, लेकिन फिर भी एज़ कंपैरिजन टू इसके सन जो है इस टाइम अर्थ के पास होता है। और इसको याद रखना भी आसान है। इसको याद कैसे रखते हैं, मैं तो ऐसे याद रखता था कि आस पास बोलता था इसको मैं, एपीहिलियन को आस और पेरीहिलियन को पास, यानी कि पास होगा तो वो पेरीहिलियन होगा, जो कि होता है 3 जुलाई को। आस होगा यानी कि वो दूर है, तो वो होता है 4 जुलाई को। अब क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि अर्थ के पास सन जो है अर्थ के पास कब होती है, तो वो होती है जी 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन। यानी कि हमें पता है कि 8 प्लैनेट हैं, तो उसमें से कौन सा प्लैनेट है जो सन की परिक्रमा जो है बहुत जल्दी पूरी करता है। मैं एक लिस्ट लेके आ रहा हूँ आपके पास, इसमें देख के आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा है प्लैनेट वो। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर द प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि सन के अराउंड ऑर्बिट कंप्लीट करने में वो टाइम जितना लेगा उसी को हम टाइम बोलेंगे। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी सूरज से, यानी कि सबसे पहले मरकरी आता है, तो सीधी सी बात है कि मरकरी सबसे कम टाइम लेगा, और सबसे एंड में आता है नेपच्यून। तो ऑब्वियस सी बात है नेपच्यून अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे मरकरी 88 दिन में कर लेता है, अर्थ 365 दिन में, वीनस 225 दिन में, मार्स 2 साल में, जुपिटर 12, सैटर्न यानी कि जो शनि ग्रह है वो 29 साल लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। और यूरेनस जो है 84 ईयर्स, और सबसे ज़्यादा नेपच्यून 165 ईयर। तो इस चार्ट से हम इजीली बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जी, वो है मरक्यूरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। इनके दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। आर्टिफिशियल बेशक हो सकता है, लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल का मतलब कैसे है, जैसे हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। हाँ, लेकिन जोग्राफिकल वे से, टेलीकम्युनिकेशन वे से बहुत ज़्यादा हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो छोड़े हुए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल सैटेलाइट की। तो हमारे जो सोलर सिस्टम के पहले 2 प्लैनेट हैं, यानी कि मर्क्यूरी एंड वीनस, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब इस तरह से हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर ए, अगर मर्क्यूरी होता तो फिर हम मर्क्यूरी पे क्लिक करते, लेकिन वीनस ऑप्शन दिया हुआ है तो वीनस पे करेंगे। फिर बात करते हैं हम थर्ड अर्थ की। अर्थ का हमें पता है सैटेलाइट मून है। मार्स का बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि मंगल ग्रह के 2 नोन मून हैं, पहले का नाम है फोबोस, दूसरे का डीमोस। बहुत बार पूछा गया है ये। फिर बात करते हैं जुपिटर की 79 उसके नॉन है, कंफर्म जो है कम है इससे, लेकिन क्योंकि ये डेटा जो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो गैनेमेड है, सैटर्न के 82, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की ट्विन सिस्टर किसको बोलते हैं। तो अर्थ की जो ट्विन सिस्टर है वो बोलते हैं जी हम वीनस को। ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, मॉर्निंग स्टार वीनस, इवनिंग स्टार वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। इन चारों के आंसर जो हैं वीनस ही होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। अब एक क्वेश्चन और, हमें सबको पता है कि अर्थ जो है किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो वो करती है जी वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ के साथ साथ बाकी भी प्लैनेट जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, सिर्फ 2 प्लैनेट को छोड़ के, वीनस और यूरेनस। ये जो हैं ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। यूरेनस और वीनस, यूवी रेस से भी याद रख सकते हैं, या फिर जो हमारे क्रिकेटर यूवी हैं युवराज सिंह, उनके नाम पे भी उनको यूवी करके याद रख सकते हैं। यानी कि जो यू और वी हैं वो क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलने का मतलब है कि वो दूसरे जो प्लैनेट हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 ही प्लैनेट हैं जो औरों के मुकाबले उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूछी गई है। नेक्स्ट बात कर रहा है टाइम टेकन बाय लाइट एमिटेड फ्रॉम सन टू रीच अर्थ इज, यानी कि सूरज से जो पृथ्वी पर रोशनी पहुंचती है उसको पृथ्वी में पहुंचने तक कितना टाइम लग जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका सटीक आंसर दूंगा। जो रेडिएशन है सन की, जिनको कि पॉपुलरली सनलाइट बोला जाता है पॉपुलरली, वो 500 सेकंड लेते हैं अर्थ के सरफेस पर पहुंचने में, यानी कि एग्जैक्ट 8 मिनट और 20 सेकंड लेते हैं। लेकिन एज पर ऑप्शन हम किसको टिक करेंगे, 8 मिनट को, क्योंकि अगर ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड होते तो हम उसको क्लिक करते, लेकिन आसपास मिलता जुलता यही है तो हम इसी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट बात कर रहा है जब अर्थ जो है सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वो कितना टाइम लेती है। एग्जैक्ट पूछा हुआ है, हमें सबको पता है कि 365 डेज लेती है, एक साल तभी कंप्लीट होता है, लेकिन एक्चुअल में ये 365 डेज पॉइंट 2.5, क्योंकि ये 2.5 मिलकर जो है 366 बनाएगा, जिसको कि हम लीप ईयर बोलते हैं। वो तभी ना हर चौथे साल आता है, वो इसी कारण से आता है। नेक्स्ट बात कर रहा है जो व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन, यानी कि जो सीजन्स के अंदर, यानी कि कभी आपको पता है गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, पतझड़ आ रही है, बसंत आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है? क्या ये अर्थ के रोटेशन से आ रहा है या रेवोल्यूशन से आ रहा है? देखो हमें पता है कि दिन और रात बनते हैं अर्थ के रोटेशन से, ठीक है। अब अर्थ रोटेट कर रही है, एक दिन कंप्लीट हो गया, क्या हम एक ही दिन के अंदर पूरी बारिश या पूरी ठंड या पूरी गर्मी देख लेते हैं? नहीं देखते। तो हम इजीली कह सकते हैं कि रोटेशन से तो ये नहीं होता है, सिर्फ दिन और रात बन रहे रोटेशन से, सीज़न का कोई लेना देना नहीं है। तो अब रोटेशन की कहानी तो ख़त्म हो गई, अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। यानी कि अर्थ का एक रेवोल्यूशन और उसका जो इंक्लिनेशन है, यानी कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ जो सीज़न चेंज आते हैं वो अर्थ रेवोल्यूशन करके आते हैं और उसके इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस करके आते हैं। इसी बात देख सकते हैं कि एक तो इसका रेवोल्यूशन है और जो डिग्री जो 23 डिग्री टिल्टेड है उससे आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय क्वार्टर टू द प्रेजेंट डिस्टेंस, यानी कि जो सन और अर्थ के बीच में अभी प्रेजेंट डिस्टेंस है, अगर उसका 1/4 हम कम कर दें, यानी कि अब डिस्टेंस इतना रह गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अर्थ विल फॉल इनटू सन, यानी कि पृथ्वी जो है अर्थ सन के अंदर आगे गिर जाएगी, अर्थ जो है जल जाएगा, या फिर ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर विल बी रिड्यूस हो जाएगा, या फिर अर्थ जो है स्पेस के अंदर फ्लाई कर जाएगा। तो जो एक सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसकी सेंस बन रही है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैं पता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में और वो रोटेट कर रहे तो एक साल लग रहा है, लेकिन अगर इसको डिस्टेंस को कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेवोल्यूशन का टाइम भी कम हो जाएगा। रेवोल्यूशन का टाइम कम होगा तो एक साल जो 365 दिन में होता है वो भी कम हो जाएगा, वो जल्दी होगा एज कंपेरिजन टू अप। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट बात कर रहा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेनेट अर्थ बिलो द मेंटल, यानी कि हमें पता है कि क्रस्ट मेंटल कोर 3 अवस्थाएं हैं, तो जो कोर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? देखो जी, सबसे जो बाहरी जो लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलेंगे, उससे बाद मेंटल बोलेंगे, फिर बोलेंगे हम कोर। तो कोर पूछ रहा है किसका बना हुआ है, तो हम काफ़ी बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्याल, सीमा, नीफे। जिन बच्चों को नहीं पता है बता देता हूँ कि क्रस्ट के अंदर जो होता है हम स्याल से याद रखते हैं, मेंटल को सीमा से और कोर को नीफे से। अब स्याल, सीमा, नीफे का क्या मतलब है? स्याल का मतलब है जी सियाल, सिलिकोट एंड एल्यूमिनियम, यानी कि SI जो है वो सिलिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, AL जो है एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके क्रस्ट के अंदर क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है। फिर बात कर रहे हैं मेंटल के बारे में, मेंटल में है सीमा, इनकी सीमा क्या है? मेंटल है, यानी कि SI से फिर वही सिलिकेट एंड MA से मैग्नीशियम। अब आएंगे हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा होगा कि कोर के अंदर क्या होता है? कोर के अंदर हुआ होता है जी नीफे। नीफे मतलब NI मतलब निकल एंड FE मतलब आयरन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि कोर के अंदर क्या होता है जी? कोर के अंदर होता है आयरन, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। चलो ये हमारे जो थे इस पार्ट के जो थे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट मिलेंगे हम 5th पार्ट के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें कम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू, बाय बाय।